वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग राकेश यादव क्लास नोट जो निकाले गए अर्थमेटिक और एडवांस टू इन वन बुक में से परसेंटेज के पार्ट टू का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पार्ट वन में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया, साथ ही उनके स्पेशल कंसेप्टों को भी देखे हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आपको इनके कंसेप्ट को आसानी से समझ सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। प्रश्न पूछ क्या रहा है, अगर किसी वर्ग की भुजा में 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आपने देखा होगा पिछली क्लास में तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और इसका कितना गुना है, 2 गुना है। यानी इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी 2 गुना 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5। यानी हमने क्या सीखा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 2/5। अब इस क्वेश्चन में वर्ग यानी इसको वर्ग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को अगर आप लोग देखना चाहें तो ये भी देख लीजिए। वर्ग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट, ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल। वर्ग के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट अगर देखिएगा, ऑल एंगल। ऑल एंगल कितना होता है, ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सभी कोण कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और इनके क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो इसका होता है क्षेत्रफल साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। यानी ऑल साइड इक्वल होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। वर्ग का परिमाप पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू भुजा क्या होता है, वर्ग का परिमाप, ठीक है। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, वर्ग का विकर्ण पूछा जाता है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। क्या होता है, √2 √2 इंटू भुजा। यानी इस इतना कंसेप्ट वर्ग के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बारे में सीखते हैं। क्या कर रहा है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने देखा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। यानी साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड स्क्वायर होगा। यानी भुजा को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए, पहले वर्ग का भुजा कितना था, 5 यूनिट था। यानी पहले वर्ग का भुजा अगर 5 यूनिट था, पहले ये वाला साइड भी 5 और ये वाला साइड भी 5 यूनिट था, तो क्षेत्रफल कितना होता था, 25 यूनिट। लेकिन अब क्या कर रहा है, उनके क्षेत्र भुजा में तो 40% बढ़ा दिया जाए, यानी 5 में 2 का वृद्धि होने के बाद यह भुजा कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। यानी 7 × 7, यानी अब साइड कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 49। पहले एरिया कितना था, 25, अब एरिया हो गया कितना, 49। यानी कितना का वृद्धि हो गया, आप देखिएगा एरिया में कितना का वृद्धि हो गया, तो ये हो गया आपको 24 का वृद्धि। 24 का एरिया में जो वृद्धि हुआ वह किस पे हुआ, पहले वाले एरिया पे। पहले 25 था, 25 नीचे में लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 25 × 100 यानी 4 × 16, 4×2 = 8, 1 9, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में क्या हो गया, चेंजिंग आ गया। यानी करेक्ट इसका आंसर होगा क्या, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। हम इस क्वेश्चन को इतना सारा कंसेप्ट आपको सिखाने के लिए ये समय लगा, जबकि ये आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट देखिए, लिख रहा है किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उनमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिला है। 50% पुरुष विवाहित है। विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज। तो इसमें एक्चुअल वैल्यू से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा है, उनमें से 4/9 पुरुष है। मान लीजिए टोटल
टोटल जनसंख्या कितना है, 9 यूनिट। टोटल जनसंख्या 9 यूनिट है। 9 यूनिट में से कितना, एक मेल होगा और दूसरा होगा फीमेल। यानी मेल यानी पुरुष की संख्या कितना दिया गया है, 4। यानी 9 में से 4 पुरुष है तो फीमेल कितना होगा, 5 यूनिट। आगे कह रहा है बाकी महिलाएं, यानी 4 पुरुष है तो 5 महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित है। यानी अगर 4 का अगर हम 50% निकालेंगे, 4 का 50% निकालेगा तो कितना होगा, 2। 2 मेल विवाहित होंगे। अगर दो, क्या कर रहा है, किसी शहर यानी एक शहर का बात किया जाए तो एक शहर में 2 लड़का विवाहित है तो 2 महिला भी विवाहित होगी। यानी 2 लड़का विवाहित है तो 2 महिला भी विवाहित होंगी। पूछ रहा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोटल विवाहित व्यक्ति कितना हो गया, 2 और 2 4। यानी पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। पूछ रहा है विवाहित महिलाओं, विवाहित जनसंख्या यानी टोटल जनसंख्या कितना था, 9। जिनमें से 2 मेल और 2 फीमेल यानी टोटल 4 व्यक्ति विवाहित है। कितना पे, 9 पे। यानी 4/9 गुने 100 कर दीजिए। यानी परसेंटेज में आप आसानी से निकाल लीजिएगा। 4/9 × 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा, 400/9। यानी 44 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 44.4/9। 44.4/9%। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए फीमेल में कितना विवाहित है, 2। टोटल फीमेल कितना है, 5। यानी 2 विवाहित है कितना में, 5 में। बटा में 5 रखेंगे, गुने 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 दूना 10 यानी 20 मरते, यानी 2 दूना 4 यानी 40% महिला क्या है, विवाहित है। यानी करेक्ट इसका आंसर कितना होगा, 40%। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपया कमाता है। यानी 60 घंटा काम करेगा तो वो कितना कमाएगा, 2400 रुपया को कमा लेता है। ठीक है। अगर उसकी प्रति घंटा आय 40% बढ़ जाए और काम का नया 16.2/3% घट जाए, आय जो है काम का आय, नया आय इतना घट जाए तो उनका तनख्वाह में कितना बदलाव होगा। यानी उसको कितना पैसा प्राप्त हो रहा है ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपया कमाता है। अगर अगर उसकी प्रति घंटा 40% आय बढ़ जाए, अगर आय 40% बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 40% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो अभी हमने कितना सीखा था, 2/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 2/5। और 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा, 16.2/3% का ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। कितना होता है, 1/6। ठीक है। आगे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या कर रहा है ये देखिए। देखिए कंसेप्ट यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पूछ रहा है तो काम की उनकी तनख्वाह में कितना बदलाव हो गया, यानी कितना चेंज आएगा। जब चेंज पूछे तो हमको एक्चुअल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको परसेंटेज चेंज से ही निकाल सकते हैं। ये क्या दिया गया, समय दिया गया, नया समय जो होगा 16.2/3% घट जाएगा। देखिए किसी व्यक्ति को तनख्वाह कैसे मिलेगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को तनख्वाह का बात किया जाए तो वो कैसे मिलेगा, तो वो जितना घंटा काम करेगा, यानी जितना घंटा काम करेगा, जय रुपये प्रति घंटा हो, ना रुपये प्रति घंटा गुने समय, यानी जितना समय काम करेगा, जितना समय काम करेगा और जितना रुपये प्रति घंटा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको तनख्वाह मिल जाएगा। जैसे कोई मजदूर आता है और उसको कहा जाता है कि 8 रुपये प्रति घंटा काम पे आपको मिलेगा, और वो क्या करता है, 8 घंटा काम करता है तो उसको टोटल पैसा कितना देना पड़ता है, 8 × 8 यानी 64 रुपया देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। यानी प्रति तनख्वाह क्या कर रहा है, उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए। तो पहले प्रति घंटा कितना रुपया मिलता था, 5 रुपये मिलता था। अब उसका प्रति घंटा आय क्या होगा, 40% बढ़ गया, यानी 2 का वृद्धि हो गया। यानी 2 का वृद्धि होने के बाद ये आय कितना होगा, 7 रुपये प्रति घंटा। पहले समय क्या लेता था, पहले की तुलना में समय इतना परसेंट घट जाए, यानी पहले 6 घंटा काम करता था, पहले 6 घंटा काम करता था। ठीक है। अब समय में क्या हो रहा है, 1 यूनिट का कमी हो रहा है। 1 यूनिट का कमी होने के कारण अब वो कितना समय काम कर रहा है, तब 5 घंटा काम कर रहा है। यानी पहले उसको कितना पैसा मिलता था, 6 बजे 30 रुपया मिलता था। अब उसको कितना पैसा मिल रहा है, 7 बजे 35 रुपया मिल रहा है। यानी पहले के कंपेरिजन में अब उसको कितना पैसा ज़्यादा मिल रहा है, पैसा ज़्यादा मिल रहा है, 5 रुपया।
यह 5 रुपया पूछ रहा है कितना का बदलाव हो, यानी 5 का वृद्धि हो रहा है, 5 का पैसा ज़्यादा मिल रहा है, कितना पे मिल रहा है, 30 पे मिल रहा है, गुने 100। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जीरो से जीरो कैंसिल, 50/3, 50/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16.2/3%, यानी 16.2/3% का उसका क्या हो गया, तनख्वाह में वृद्धि हो गया। क्या, तनख्वाह में उसका 16.2/3% का वृद्धि हो गया। क्लियर है। अब इस कंसेप्ट को अगर एक्चुअल वैल्यू का भी यूज करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 60 रुपये प्रति घंटा, यानी और वह 2400 रुपये कमाता है। देखिए अगर वैल्यू यूज करके बनाइएगा तो ये भी हम लोग देख लेते एक बार, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस कंसेप्ट को भी आसानी से, इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो देखिए कि आपको कह रहा है 2400 रुपया उसको मिलता है, ठीक है। 2400 रुपया मिलता है कब, जब वह 60 घंटे प्रति घंटा, 60 घंटे प्रति सप्ताह, यानी एक 60 रुपये प्रति घंटा काम कर रहा है, प्रति सप्ताह काम कर रहा है, तो 2400 रुपया मिल रहा है, तो 60 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2400 आ जाए। आप देखिए 6×4 = 24, 40 रुपये, यानी 40 दिन काम कर रहा है, 60 रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब से 40 सप्ताह तक काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उनकी प्रति घंटे आय 40% की वृद्धि हो जाए, 40% वृद्धि, यानी 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू जा गया 60। ठीक, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 12। अब हमको क्या करा, 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12×7=84, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12×7=84, यानी पहले 60 रुपये था, अब उसका इनकम कितना होगा, 84 रुपया। ठीक है, मल्टीप्लाई, पहले टाइम 40 यूनिट लेता था, यानी 6 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 40, 6 यूनिट का वैल्यू 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/6, मल्टीप्लाई कितना, 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट कम ले रहा है, यानी 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये आ जाएगा कितना, 40 × 5/6। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20×2=40, 3×2=6, 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 3×2=6, 7 ही काट, 3×8=24, और 28 × 5×10, यानी 100, 28 × 100, 28 × 100 आ जाएगा, 5×10, यानी 2800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 गुने कितना जीरो, 5×10, यानी 2 जीरो, 28 पे कितना जीरो, 2 जीरो। पहले 2400 रुपया कमाता था, अब 2800 कमा रहा है, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, ये आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कितना का, 24, 4 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, कितना पे, 400 का वृद्धि हो रहा है, कितना पे, 2400 पे, गुने 100 कर दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से काटिएगा, 6×4=24, 6 यानी 100/6, 100/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/3, ये आ जाएगा 16.2/3%। ठीक है, यानी इस कंसेप्ट को यूज ना करके हम लोग क्या करेंगे, केवल परसेंटेज का वैल्यू यूज करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख रहा है एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, उसके राजस्व में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा। देखिए कोई संख्या को उसको क्या कहा गया था, 3/4 से गुना करने के लिए, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको 3/5 से गुना ना करके 7/4 से गुना कर दिया, उसके राजस्व पे क्या प्रभाव। जब भी ऐसे प्रश्न है तो एक आदमी को एक संख्या, वह संख्या क्या है हमको जानकारी नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, इसका बेस कितना है 4 और इसका बेस कितना है 5, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 को 20, मैंने क्या माना, कोई संख्या 20 था। ठीक है, वो एक आदमी को एक संख्या को इतना से, यानी 20 को उसने कहा गया था कि 3/5 से गुना कीजिए, 3/5 से गुना कीजिए, यानी 3/5, यानी 5 को 20, 4×3=12, रिजल्ट उसको कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, 3/5 से गुना न करके उसने क्या किया, 7/4 से गुना कर दिया, 7/4, 4×5=20, 7×5=35, यानी 35 रिजल्ट आ गया, जबकि आना चाहिए था 12, आ गया 35, यानी कितना ज़्यादा आया। आप देखिएगा यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना ज़्यादा आ गया, 23 यूनिट का वृद्धि हो गया, कितना, 23 यूनिट का, कितना पे, 12 पे, गुने 100, यानी परसेंटेज चेंज कितना आ गया, 23/12/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 50/6, 3/25, यानी 25 × 23, यानी 25 × 23 बड़ा 3, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा, यानी इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा, देखिए ये 25 × 75 के 5 हासिल 7,
25 दूना 50, 50 और 7 57, 500, 575 डिवाइड बाय कितना, 575 डिवाइड बाय 3। जब इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 191.2/3%। 191.2/3%। क्लियर है? 191.2/3%। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। पहले उसको करना कितना था, हमने बेस देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बेस मैंने देखा 5 है, तो मैंने क्या किया, 3 और 5 का एलसीएम ले लिया। कितना का, 3 और 5 का एलसीएम। 3 और 5 का जैसे ही एलसीएम लेंगे, ये संख्या हमको कितना आ गया, 15। मैंने उस संख्या को कितना मान लिया, 15 मान लिया। अब क्या कर रहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 से गुना करने, 15 को कहा गया था कि आप 3/5 से गुना कीजिए। ठीक है, तो 3/5 से गुना करता है तो 5 5 15, 3 9, यानी 9 यूनिट उसका रिजल्ट आता। लेकिन उसने क्या किया, 3/5 से गुना न करके कितना, 3/5 नहीं, 5/3। 1 मिनट, यहाँ 3/5 नहीं लिखा, यानी 3 और 5 का नीचे वाला कैल्शियम ले लिए। उसको कहा गया था कि 5/3 से गुना करने के लिए, कितना से, 5/3 से गुना करने के लिए। 5/3 से जब गुना करता तो रिजल्ट कितना आता, देखिए 3×5 = 15, यानी 50×25 रिजल्ट आता 25। रिजल्ट कितना आता, 25। लेकिन उसने क्या किया, वो 3/5 से गुना न करके उसने 3/5 से गुना कर दिया। कितना, 3/5 से, यानी 5×3 = 15, 3×3 = 9, यानी रिजल्ट आ गया 9। यानी एक्चुअल आना चाहिए था 25, आ गया 9, यानी कितना का कमी आया, आप देखिएगा यहाँ 16 यूनिट का कमी आ रहा है। 16 यूनिट का कमी किस पे आ रहा है, पहले वाले पे रिजल्ट से, यानी बटा 25 1900। बस परसेंटेज चेंज कीजिएगा, 25 चौको 100, 4 16 चौको 64, यानी 64% का क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 64%। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। मैंने क्या किया, 12 को क्या करना था, 4/3 से मल्टीप्लाई करना था। 4/3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 चौको 12, यानी 4 चौको 16, यानी 16 रिजल्ट आता। लेकिन उसने क्या किया, क्या 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4×3 = 12, रिजल्ट कितना आया, 9 आ गया। जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए 16, आ गया 9, यानी कितना का कमी आ रहा है, तो आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो 7 यूनिट का कमी आ रहा है। कितना, 7 यूनिट का कमी आ रहा है। कितना पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है। गुने 100 कर दीजिए, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी 1/16, अब देखिएगा तो 1/16 गुने 100, यानी 100/16 को हम लोग फ्रैक्शन में देखेंगे तो 6.1/4% होता है। कितना, 6.1/4%। 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कीजिएगा तो 6.1/4%। अब इसको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 गुने 6, अब प्लस कितना हो जाएगा, 7/4। 7/4, 7×6 = 42, 42 प्लस 1 4 3 7 3/4, यानी ये ऐड हो जाएगी, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 43.3/4%। 43.3/4%। क्लियर है? नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए लिख क्या रहा है, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए और आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम हो रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़ के कंसेप्ट देख रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति इनकम कर रहा है कुछ, ठीक, फिर उसमें से उसने कुछ टैक्स दे दिया। जब टैक्स देने के बाद उसके पास क्या आ जाएगा, टोटल इनकम प्राप्त होगा, टोटल एक्चुअल इनकम प्राप्त होगा। टोटल एक्चुअल इनकम, ठीक है। इनकम जैसे देखिए, अगर वह 100 रुपया कमा रहा है, ठीक, उसमें से अगर वह 20 रुपया टैक्स दे देता है तो उसको एक्चुअल इनकम कितना हो रहा है, 80 रुपया। ठीक, जैसे ही टैक्स बढ़ेगा एक्चुअल इनकम में क्या आएगा, घट जाएगा। अगर वह टैक्स अगर 30 रुपया देता है तो टैक्स अगर 30 रुपया देता है तो एक्चुअल इनकम कितना होगा, 70 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का। और यहाँ भी देखिएगा तो टैक्स में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 10 यूनिट का। यानी टैक्स
में भी जितना चेंज आ रहा है उतना ही एक्चुअल इनकम में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है। अगर टैक्स अगर हम 70 रुपया दे दें, 70 रुपया सीधे टैक्स दे दें, एक्चुअल इनकम कितना आएगा, 30 रुपया। 30 रुपया, 7 3 10 30 रुपया। देखिए इनकम में पहले टैक्स 20 रुपया देते थे, अब 70 रुपया दे रहे हैं, यानी टैक्स में कितना का चेंज आ रहा है। तो देखिए अब 5 यूनिट यानी 50 का चेंज आ रहा है। यहाँ पहले 80 रुपया एक्चुअल इनकम होता था, अब 30 रुपया, अब कितना चेंज आ रहा है, 50। यानी जितना टैक्स बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा एक्चुअल इनकम में उतना ही क्या होगा, कमी होगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इनकम, इनकम माइनस टैक्स, टैक्स बराबर क्या होता है, टोटल इनकम। यानी एक्चुअल इनकम यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल एक्चुअल इनकम। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, टैक्स जितना बढ़ेगा एक्चुअल इनकम में उतना ही क्या होगा, कमी आएगा। एक्चुअल इनकम में उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, कमी आएगा। ठीक है। यानी टैक्स और एक्चुअल इनकम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब क्वेश्चन भी कह रहा है इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए। देखिए टैक्स जो है, टैक्स 19% बढ़ जा रहा है, यानी टैक्स का 19% एक्चुअल इनकम का, एक्चुअल एक्चुअल इनकम के कितना के बराबर हो जाएगा, एक्चुअल इनकम में 6% की कमी के बराबर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के हिसाब से टैक्स में क्या कर रहा है, 19% का वृद्धि, तो एक्चुअल इनकम में 6% का कमी, दोनों आपस में बराबर। यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी टैक्स बटा क्या आ जाएगा, एक्चुअल इनकम यहाँ से निकाल सकते हैं। टैक्स बटा एक्चुअल इनकम कितना हो जाएगा, 6/90। यानी टैक्स अगर 6 यूनिट है तो एक्चुअल इनकम कितना होगा, 19 यूनिट। यानी और एक्स उसको इनकम कितना होता था, इनकम कितना होता था, इनकम बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इनकम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो इनकम आई हो जाएगा, आई माइनस टैक्स 6 बराबर एक्चुअल इनकम कितना आ रहा है, 19। यानी आई बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 यहाँ माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, 19 + 6 यानी 25। यानी इनकम उसका कितना हो रहा था, 25 रुपया। ठीक है। टैक्स कितना दे रहा है, 6 रुपया, एक्चुअल में उसको कितना इनकम हो रहा है, 19 रुपया। यानी अब हमसे पूछ रहा है कि इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो रेट ऑफ टैक्स कितना हो जाएगा, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स पूछ रहा है तो देखिए रेट ऑफ टैक्स हमको कितना निकालना है। टैक्स कितना दे रहे हैं, 6 रुपया। हमको इनकम कितना, हम लोग टैक्स क्या चीज़ पे देते, इनकम पे। इनकम कितना हो रहा था, 25 रुपया। 1900 बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 × 100, 6 × 4 = 24, यानी 24% का हमको क्या दे रहे हैं, रेट ऑफ टैक्स दे रहे हैं। कितना परसेंट, 24%। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम में 3% कम हो जाता है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। शुद्ध इनकम यानी एक्चुअल इनकम। यानी देखिए इनकम टैक्स में क्या कर रहा है, टैक्स 17% बढ़ जाए, यानी टैक्स का 17% किसके बराबर होगा, शुद्ध इनकम यानी एक्चुअल इनकम के, एक्चुअल इनकम का कितना के, 3% के बराबर हो जाएगा। शुद्ध इनकम के एक्चुअल इनकम के 3% के बराबर हो जाएगा। दोनों को काटिएगा, यानी टैक्स बटा क्या आ जाएगा, एक्चुअल इनकम। एक्चुअल इनकम, इनकम यानी एक्चुअल इनकम बराबर लिख सकते हैं 3/17, 3/17। जबकि उसका इनकम कितना हो रहा था, तो इनकम यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, 17 कितना हो जाएगा, 20। अब हमसे पूछ रहा है इनकम टैक्स की दर, यानी रेट अगर निकालना है तो रेट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ टैक्स यानी टैक्स कितना दे रहे हैं, 3 रुपया, इनकम कितना हो रहा है, 20 रुपया, 3/20 × 100। बस इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया, 20 × 25 = 100, 5×5 = 15%। यानी टैक्स कितना होगा, 15% रेट ऑफ दर के हिसाब से। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिए। लिख रहा एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। यदि एक डिब्बे में 25 यात्री से भरा हुआ है, एक डिब्बा 25 यात्री से भरा है और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है, याद करें कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती है। सबसे पहले इसमें हमको क्या देखना है, 71.3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए क्या कर रहा है, 71.3/7%, 3/7%। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप जान रहे हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो 1/7 अगर हो तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है,
14.2/7%। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14.2/7%। इसमें अगर देखिए ये कितना 71, यानी 14 25 70, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। यानी अगर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए 5/7 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 25 70 प्लस कितना लिख सकते हैं 70, 5 दूना 10, 70.10/7। यानी इसको रियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 1/7 आ जाएगा। ये आ जाएगा 71.7310 3/7। यानी 71.3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5/7। कितना 5/7। क्लियर है। अब इस कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कर रहा है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे जितने की एक डिब्बे में सीट है। यदि एक डिब्बे का 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का इतना भरा हुआ है, अपनी क्षमता का, यानी ट्रेन की एक डिब्बे में क्षमता कितना है 7 व्यक्ति, 7 गो सीट होना चाहिए, कितना 7 सीट यूनिट में, उसका कितना 5 यूनिट भरा हुआ है तो खाली कितना होगा 2 यूनिट। अब कह रहा है कि वह 5 यूनिट कितना 25 यात्री के बराबर है, यानी 5 यूनिट बराबर 25 है। एक यूनिट यहाँ से कितना हो जाएगा 5, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 से। यानी उस 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो 7 × 5 यानी 35। यानी उस डिब्बा में कितना व्यक्ति बैठ सकता है 35 व्यक्ति। यानी उस डिब्बे में 35 व्यक्ति बैठ सकता है एक डिब्बा में। एक डिब्बा में दिख रहा है एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 35 सीट है और एक डिब्बे में, एक ट्रेन में उतना ही डिब्बा है तो डिब्बे की संख्या कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई डिब्बे की संख्या कितना हो गया 35 मल्टीप्लाई 35। देखिए एक ये आ गया हमको कितना सीट आ गया, ये 35 क्या आ गया सीट आ गया, सीट आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से उतने ही डिब्बे, सीट बराबर डिब्बे, ये दोनों आपस में डिब्बा भी बराबर होंगे, जितना सीट है उतने ही डिब्बे है। ठीक है। अब क्या करें, ज्ञात करें कि ट्रेन में यात्रियों को ली जाएगी अगर 20% सीट खाली होंगी। एक ट्रेन में टोटल यात्री कितना जा सकता है, टोटल व्यक्ति, टोटल टोटल सीट कितना होगा ट्रेन में, टोटल सीट कितना होगा एक डिब्बा में, डिब्बे की संख्या 25 है, एक डिब्बा में 25 सीट है, यानी 25 × 25 यानी टोटल सीट की संख्या 25 × 25। अब देखिए 25 को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये देखिए 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 से 1 ज़्यादा, इसके पहले जो संख्या हो उसमें 1 ऐड कर देंगे। 2 1 कितना हो गया 3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूना 6, यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। यानी 25 × 25 यानी 625 व्यक्ति उस डिब्बा में यात्रा कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा, अगर 20% सीट खाली रहे, कितना 20%, अगर आपको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 25 1/5। अगर 5 में एक सीट खाली रह जाए, यानी टोटल 625 है, 5 में एक सीट खाली रह जाएगा तो भरेगा कितना 4 सीट। 4 सीट कितना में 5 में, बस इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, 5 से काटिए 5, 5 दूना 10, 50 25, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 5 का 20, 5 दूना 10, 4 दूना 8 तो 10, 4 1 5, 5 यानी 500, यानी टोटल सीट की संख्या कितना होगा 500। टोटल व्यक्ति कितना उसमें ट्रेवल करेंगे 500 व्यक्ति ट्रेवल कर सकते हैं। क्लियर है। यानी अगर आप देख लिया 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625। ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये कितना आ जाएगा 625 कहाँ से आ रहा है 25, 25 नहीं 35 35, वही तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम कंसेप्ट था, थोड़ा सा लिखने में चेंजिंग आ गया। देखिए क्या कह रहा है, टोटल सीट कितना है, टोटल सीट मैंने देख लिया, टोटल सीट, टोटल सीट अगर हमने चेक किया तो ये सीट कितना हो गया 35 डिब्बा है और 35 सीट है, यानी 35 डिब्बा 35 सीट, यानी 35 का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो तो 5 का स्क्वायर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 से 1 ज़्यादा, इसके पहले जो संख्या है उससे 1 ज़्यादा, 3 से 1 ज़्यादा कितना होता है 4, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1225, यानी टोटल सीट की संख्या कितना आ गया 1225। 1225 इसमें से क्या करा है 20% सीट खाली रह जाता है,
20% सीट खाली रहता है तो भरा हुआ सीट की संख्या कितना होगा 4/5, यानी 20 का कितना 4/5 भरा हुआ रहता है। यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा यानी 1225 मल्टीप्लाई कितना 4/5 लिख सकते हैं आसानी से। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 को 20, 50 25, बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 को 20 के 0 हासिल दो, 4 को 16, 17 के 18 के 8 हासिल, 1 4 दूना 8, 980। यानी टोटल सीट कितना हो जाएगा 980। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से वह 25% जगह खाली छोड़ देता है। यानी ये क्वेश्चन बनाने से थोड़ा सा पहले आपको क्या चाहिए, इफिशियंट टाइम का एक फॉर्मूला है। टाइम बराबर होता है समय पूछ रहा है, टाइम बराबर कितना वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन क्या होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी जितना इफिशियंसी से कोई व्यक्ति काम करता है, वर्क जितना काम है उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो वो हमको क्या निकल जाएगा समय निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है 10 मिनट में कोई व्यक्ति 20 लाइन टाइप करता है, यानी 10 मिनट में क्या करता है 20 लाइन टाइप करता है। कितना 20 लाइन। अगर 1 मिनट का बात किया जाए 1 मिनट में वह कितना लाइन टाइप करेगा, 1 मिनट का बात किया जाए तो 2 लाइन टाइप करेगा। 1 मिनट में वह 2 लाइन टाइप करेगा। क्लियर है। अब क्या कर रहा है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। तो एक व्यक्ति 2 लाइन टाइप करता है और उसका कैपेसिटी इफिशियंसी का बात किया जाए तो 8% जगह खाली छोड़ देता है। यानी 1 मिनट में एक्चुअल में वह कितना टाइप करता है, तो 1 मिनट में बात किया जाए तो 2 लाइन तो टाइप करना ही था, लेकिन वह 8% जगह खाली छोड़ देता है तो वह टाइप कितना करता है 92%। 1 मिनट में 2 लाइन का 92% वह टाइप करता है 92%। क्लियर है। 92/100 लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है। अब पूछ रहा वह कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से वह 25% जगह खाली छोड़ दे। पहले से 25% जगह खाली छोड़ दे। अब देखिए पहले 8% जगह खाली छोड़ता था, अब उसकी कंपेरिजन में अब उसका क्या करा 25% जगह खाली छोड़ देना है। ठीक है। यानी अगर पहले हम कितना जगह छोड़ते 8%, अब इसका क्या करा 25%। 8 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 का 25% होता है 25 × 100, 4 4 दूना 8, यानी 2%। यानी पहले के कंपेरिजन में 2% और एक्स्ट्रा जगह ज़्यादा छोड़ना। पहले 8% छोड़ता था तो अब 2% ज़्यादा, यानी अब नया बात कर रहा है 40 कितना लाइन टाइप करना है 40 लाइन टाइप करना है, टोटल 40 लाइन टाइप करना है। ठीक है। और वह 23 पेज का, एक पेज नहीं, यहाँ पे 23 पेज टाइप करना है। ठीक है। मल्टीप्लाई पहले का 8% जगह खाली छोड़ता था, अब 2% एक्स्ट्रा जगह खाली छोड़ेगा, यानी एक्चुअल में उसको कितना टाइप करना है 90%। ठीक है। अब देखिए ये आ गया उसका टोटल काम हो गया, टोटल वर्क ये दे दिया। अब हमको क्या चाहिए उसका टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर हमको क्या पता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है 40 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 90% डिवाइड बाय कितना आ जाएगा उसका इफिशियंसी कितना 2 मल्टीप्लाई 92%, 2 मल्टीप्लाई 92%, यानी परसेंट ये बटा 100 हटा दे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से 40 काट दीजिएगा, 20 दूना 40, 20 मरते। अब देखिए 93 से इसको काटिएगा तो 3 को 12, 4 दूना 8, 4 मरते आसानी से कट जाएगा। 4 से 20 कट जाएगा, 5 को 20 यानी 5 मरते, 9 × 5 = 45 यानी 450 मिनट में। यानी टाइम कितना होगा 450 मिनट में वह क्या करेगा टोटल लाइन को इतना कंप्लीट टाइप कर देगा। क्लियर है। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा 450 मिनट। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है अगर एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है। सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 × 100, 1/4। एक तरफ एक्स है दूसरे तरफ वाई है। ठीक। कह रहा है एक्स जो है वाई से 25% ज्यादा कमाता है। वाई अगर 4 यूनिट कमाता है तो एक्स कितना 4 का 25% कितना 1, यानी 1 ज्यादा कमा रहा है तो एक्स कितना कमाएगा 5 रुपया। कह रहा है तो y x से कितना कम कमा रहा है। y जो x से कितना कम कमा रहा है तो आप देखिएगा 1 यूनिट कम कमा रहा है। किससे x से, यानी 5 से, यानी 1 यूनिट का कमी किससे 5 से गुने 100।
बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 दूना 10 यानी 20% कम कम आता है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 20%। नेक्स्ट, अगर किशन की आय राधा से 16.2/3%, सबसे पहले देखना होगा 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। आप अगर पीछे सॉल्व करते आए होंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, लिख रहा है राधा, एक तरफ है किशन, क्या लिखा हुआ है किशन, और दूसरी तरफ कौन है राधा, किशन और राधा, ठीक। लिख रहा है अगर किशन की आय राधा से इतना परसेंट कम है, किससे राधा से, तो राधा की आय कितना है 6 यूनिट, तो किशन की आय कितना होगा 6 से 1 कम होगा यानी 5 यूनिट होगा। अब पूछ रहा है तो राधा की आय किशन से कितना ज्यादा है, तो राधा की आय किशन से कितना ज्यादा है, आप देखिएगा 1 यूनिट ज्यादा है। 1 यूनिट किस पे ज्यादा है, किशन 5 यूनिट पे, गुनी 100, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना 10 यानी 20%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 20%। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है पी क्यू से 6 गुना है, पी जो है क्यू से 6 गुना है। अगर मान लीजिए क्यू अगर 1 रुपया है तो पी कितना होगा इसका 6 गुना, 1 का 6 गुना कितना होगा 6, तो क्यू पी से कितना कम है, क्यू जो है पी से कितना कम है, ये 6 से यह कितना कम है, तो आप देखिएगा 5 यूनिट कम है, किससे 6 से, बटा में 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 बटा आपको एक पता होना चाहिए 100/6 आप कितना लिख सकते हैं, 100/6 को लिख सकते हैं आप कितना, ये लिख सकते हैं कितना 50/3 लिख सकते हैं, 50/3, 50/3 लिख सकते हैं आसानी से। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 16 48 16.2/3, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई क्या करना है 16.2/3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16×5 = 80, और ये हो जाएगा 5 दूना 10/3, 10/3 को रियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 80 प्लस 3×9 3.1/3 यानी 80 और 3 कितना होगा 83, यानी 83.1/3%, 1/3% का क्या आ रहा है कमी आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 83.1/3%। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिख रहा है किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। सबसे पहले हमको देखना 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20×2500, 1/5। अब इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो 20×3 = 60, 3 गुना है तो 30, यहाँ लिख सकते हैं 60% बराबर, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5, 3/5, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा 3/5। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के, यानी टोटल स्टूडेंट हमने कितना माना, टोटल स्टूडेंट हमने माना 5 यूनिट, इसमें से कितना बॉय है और एक तरफ गर्ल होंगी, लड़की 60% लड़के है तो बॉय का कितना है 3 यूनिट, लड़का है तो गर्ल कितना होगा 2 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियों की संख्या 972, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 972, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 972। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 यूनिट का वैल्यू 972 है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, 2×4 = 8, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 486। अब पूछ रहा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितना है, तो लड़का हमने कितना माना था 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 3 यूनिट का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, 486 मल्टीप्लाई 3, यानी 6×3 = 18, 8×3 = 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 4×4 = 12, 13×14 = 1458, यानी 14580, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 1458। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए लिख रहा है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज्यादा लाता है, पास परसेंट क्या कीजिए। देखिए कोई व्यक्ति को पास होने के लिए क्या चाहिए, कोई व्यक्ति अगर कब पास होता, एक पास होने का कंडीशन है, अगर वह 25% अंक लाया, ठीक है 25% अंक लेके आया, लेकिन वह 210 अंक से फेल हो गया, अगर वह 210 अंक और लाता, 210 अंक और लाता तो पास हो जाता, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 55% अंक लेके आया, कितना 55% अंक लेके आया, ठीक है, अगर वह 240 अंक कम लाता, ज्यादा लिया है,
अगर 240 अंक कम लाता तो केवल वह क्या होता, पास होता, केवल पास होता। पास होने के लिए दो कंडीशन है, यानी 25% प्लस 210 या 55% माइनस 240। अब इसको सिंप्लीफाई, परसेंटेज को एक तरफ ले लीजिए। जब एक तरफ लीजिएगा तो ये 200 माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, प्लस कितना आ जाएगा 240। ये देखिए ये 55% प्लस में है तो इधर चला जाएगा 25% माइनस में, माइनस 25%। हम देखिए हम ऐसे लिख देते सिंपल प्रूफ, यहाँ आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 210, 210 प्लस कितना लिख सकते हैं 240, बराबर क्या लिख सकते हैं 55%, माइनस कितना लिख सकते हैं 25%। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। यहाँ कितना आ जाएगा 0, 3, 30%, बराबर कितना 0, 4, 1, 5, 2, 1, 3, 335। जब इसको काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 35 बटा कितना आ जाएगा, यहाँ 0, 2, 2, 4 यानी 450। 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 एकम 55, यानी 1% का वैल्यू आ गया 15। 1% का वैल्यू आ गया 15। हमसे यहाँ से पूछ रहा है तो पास परसेंट ज्ञात कीजिए, पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए था। अब देखिए 1% का वैल्यू इतना आता है 100%, यानी टोटल 100% का एग्जाम होता है तो 1500 का एग्जाम हुआ था। टोटल एग्जाम कितना का हुआ था 1500 का। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए पास होने के लिए कोई व्यक्ति के पास क्या अंक चाहिए, पास होने के लिए कोई व्यक्ति को 1500 का कितना चाहिए था 25%, 1500 का 25% अंक चाहिए था, साथ में उसको 210 अंक और चाहिए था। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब 25 चौको 100, 4 मरते, 4 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 4 से 12, 4, 7 चौक 28, 4 पचे 20, 375। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 57818, 3 2 5, 585, यानी 585 अंक लाता तो वह व्यक्ति पास हो जाता। अब हमको क्या चाहिए पास परसेंटेज, पास परसेंट बराबर कितना हो, टोटल पासिंग मार्क। पास हो गया 585, टोटल मार्क कितना हो गया 1500, 1900 कर दीजिए। बस इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दीजिए। डबल डबल कैंसिल, 15 से काटिए 15 तो 45, चौको 15 30, 0 45, 3 मरते लगेंगे 45, यानी 9 मरते कट जाएगा, यानी 39%। इसका क्या है पासिंग मार्क है 39%। क्लियर है। यानी इस क्वेश्चन को कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंक से फेल हो जाता है। देखिए 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंक अगर और लाता तो वह पास हो जाता। ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है 48% लाता है। हमको क्या करना है यहाँ पे केवल परसेंटेज यूज करके हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज यूज करके पास परसेंट निकाल सकते हैं। परसेंटेज यूज करके पास परसेंट कैसे निकाल, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और दूसरा क्या करा 48% अंक प्राप्त करता और 64 अंक ज़्यादा लाता, यानी 48% अगर लाता और 64 अंक कम लाता तो वो व्यक्ति भी पास हो जाता है। ठीक है। अब देखिए एक साथ सिंपल एक तरफ ले लेते हैं, यानी 48 माइनस 48, माइनस कितना लिख सकते हैं 36% में ही सब। ठीक है। और इधर कितना 64, इधर आ जाएगा 32, प्लस कितना आ जाएगा 64। जब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ से डिफरेंस निकालिएगा तो 12% बराबर कितना आ जाएगा 4 2 6, 6 3 9, 96, यानी काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा 12 8 96, 8 मरते, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 8। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है पास परसेंट क्या कीजिए। देखिए अब सिंपल वे में पास परसेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पास परसेंट, पास परसेंट होने के लिए क्या चाहिए, या तो 36% अंक चाहिए, साथ में कितना चाहिए 32 अंक, यानी साथ में 32 अंक चाहिए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी 36% तो है ही, अगर यह 32 को परसेंटेज वैल्यू पता चल जाए तो हमको पास परसेंट निकल जाएगा। देखिए 8 यूनिट का वैल्यू होता है 1%, तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8 चौक 32 आ जाएगा, यानी 32 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4%। यानी अगर हम 5% देखें, यानी 36% तो है ही, यानी 32 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4%, यानी 5% डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कितना 40%, यानी 5% पूछ रहा था, यानी 40% इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, केवल यहाँ कंसेप्ट यूज कीजिए,
इसका और यहाँ परसेंटेज वैल्यू चेंज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि 50% अंक प्राप्त करते 40 अंक ज्यादा लाता है, तो पास परसेंट बताइए। सिंपल वही क्वेश्चन है। देखिए 40% अंक लाता है, ठीक है, 40%, और 50 अंक से फेल हो जाता। अगर वो 50 अंक और लाता तो पास हो जाता। दूसरा व्यक्ति कहता है 50% अंक लाता है, लेकिन वह 40 अंक ज्यादा ले आता। अगर वह 40 अंक कम लाता तो भी पास हो जाता। अब परसेंटेज को एक तरफ लेंगे, यानी 40 को इधर लाके घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10%। और देखिए ये 40 इधर आ जाएगा, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90। यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 9। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 9। हमसे पूछ रहा है पास परसेंट, पास परसेंट पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पास परसेंट के लिए हमको क्या चाहिए, 40% चाहिए। साथ में कितना चाहिए, 50 अंक। 50 अंक, साथ में हमको कितना चाहिए, 50 अंक। यानी देखिए 9 यूनिट का वैल्यू 1% है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/9%। 1/9%। हमको कितना चाहिए, 50 यूनिट। 50 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50/9%। 50/9%, यानी पास मार्क निकालना है, तो यहाँ तो 40% आ ही रहा है। साथ में कितना, 50/9। 50/9 को कितना लिख सकते हैं, 5/5/9% लिख सकते हैं। 50 25 5×9 45, 9×5 45, 5 50, यानी 5/5/9%। बस इसको सिंप्लीफाई ऐड कर दीजिए, यह आ जाएगा 45.5/9%। कितना, 45.5/9%। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए 30% अंक प्राप्त कर रहा है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 5 अंक और लाता तो पास हो जाता। सिंपल सी बात है, 5 अंक अगर और लाता तो पास हो जाता, ठीक है। और वह, जबकि वह 40% अंक लेके आता है, 40% अंक लेता आता है, तो 10 अंक ज्यादा ले आता है। यानी अगर इसमें से 10 अंक को घटा ले तो उसका एक्चुअल पासिंग मार्क निकल जाएगा। परसेंटेज को एक तरफ लेंगे, यानी यह 30 इधर आके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10%। ये 10 माइनस में तो इधर आके आ जाएगा 15, यानी 10% का वैल्यू कितना आ गया, 15। क्लियर है। यानी 1% का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड कर दिए, 1.5। अब पूछ रहा है कुल अंक बताओ, कुल अंक कितना होता है, 100%। 1% का वैल्यू 1.5 है, तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे टोटल अंक कितना होता है, कुल अंक 100% होता है। यानी 1% का वैल्यू 1.5 है, 100% का वैल्यू कितना, 1.5 मल्टीप्लाई 100, यानी 1.5 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150, यानी पहले प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 150। आगे क्वेश्चन में करा है तो पास परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए पास परसेंट हमको कैसे निकाल सकते हैं, पास परसेंट, दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, पास परसेंट। तो पास परसेंट के लिए मेरे पास कंसेप्ट है 30% प्लस 5, यानी 30% प्लस कितना चाहिए, 5। 30% प्लस 5। देखिए एक यूनिट का 1% बराबर दिया गया 1.5। 1.5, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कितना, 5 यूनिट का। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 1/1.5%। 1/1.5%। 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, 5/1.5। 1.5 को लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई, ऊपर में 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काट दिया, 5×3 = 15, 3 मरते, यानी 10/3। 10/3 को हम लोग 33, 3×3 = 3.1/3%। यानी इस बात को 5 को लिख सकते हैं 3.1/3%, यानी यहाँ 30 है, 30 में 3.1/3 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 33.1/3%। क्लियर है, 33.1/3%। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली के 7 बिस्कुट, जबकि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्कुट खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक टाइप है, इस टाइप को आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा बार बार एग्जाम में आएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं जिसमें से कुछ बिल्ली है और कुछ क्या है, कुत्ते हैं। ठीक है, उनके सिर की संख्या कितना दिया गया, 45।
जितना सिर होगा उतना ही जानवर होगा, जितने किसी के पास सिर होंगे उतना ही जानवर होगा। ये बात तो फाइनल हो गया। यानी मान लीजिए उस कमरे में टोटल 45 जानवर है। कितना? 45 जानवर है। क्लियर है? इसमें से कुछ बिल्ली होंगे, कुछ बिल्ली होगा, और कुछ क्या करा है, जबकि कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। ये बात क्लियर है। अब क्या करा, उनके द्वारा कुल इतना बिस्कुट खाए जाते हैं। ठीक है? क्या कह रहा है, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाता है। यानी एक बिल्ली 7 बिस्कुट खाएगा, और एक कुत्ता कितना खाता? प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट। यानी अगर कुत्ता 7 बिस्कुट खाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यह क्या कर रहा है, 7 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है, 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा रहा है। अगर प्रत्येक बिल्ली 7, अगर टोटल 45 जानवर है, ठीक है, सब अगर 7 7 वो खाता तो क्या होता, टोटल अगर 45 जानवर है, सब 7 7 यूनिट बिस्कुट खाता, तो कितना बिस्कुट खाता? तो 315 बिस्कुट खाता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 300 बिस्कुट 15 नहीं, 345 बिस्कुट खाया गया। कितना? 345 बिस्कुट खाया गया। यानी कितना बिस्कुट ज़्यादा खाया गया, इसमें से घटा ली, यानी 40 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाया गया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एक कुत्ता कितना? 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाता है। एक कुत्ता 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाता है, तो टोटल 40 बिस्कुट खाने के लिए कितना कुत्ते की जरूरत होगा? एक कुत्ता क्या करता है, 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाता है, 2 बिस्कुट खाता है, 2 बिस्कुट बिस्कुट खाता है। ठीक। और पूछ रहा है तो 40 बिस्कुट खाने में कितने कुत्ते की आवश्यकता होगी? तो दो, दो खा रहा है, इसको कितना से गुना करेंगे? 40, तो 20 से गुना करेंगे, 20 दूना 40, यानी 40 कुत्ते। यानी यहाँ कुत्ते की संख्या कितना आ गया? 20 कुत्ता, क्योंकि हमने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई किया। यानी 20 कुत्ता क्या कर रहा है, 40 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाएगा। यानी अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कुत्ते और बिल्लियों की संख्या क्या करेंगे, तो कुत्ता की संख्या कितना आ गया? 20, यानी कुत्ते कितना है? 20। तो बिल्ली की संख्या, टोटल जानवर 45 है, कुत्ता 20 है, तब बिल्ली की संख्या कितना होगा? 45 में से 20 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 25। यानी बिल्ली की संख्या कितना होगा? 25। यानी करेक्ट होगा 20 और 25। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर है। अगर सिर गिना जाए तो 280 है, और पैर गिने जाए तो 820 है। कबूतर की संख्या क्या कीजिए? देखिए, जितना सिर गिना जाए उतना ही जानवर होता है। मान लीजिए टोटल जानवर की संख्या हमने कितना माना चिड़ियाघर में? 280 है। ठीक है। इसमें से क्या कर रहा है, एक तरफ क्या है, कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर है। या तो कबूतर होगा, कबूतर है, और दूसरे तरफ क्या है, चूहे हैं। कबूतर है और चूहे हैं। देखिए, कबूतर को कितना पैर होता है, तो आप देखिएगा कबूतर को 2 पैर होता है। चूहे को कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। अगर चूहे के पास भी 2 पैर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन चूहे के पास 2 एक्स्ट्रा पैर है। यानी चूहे के पास कितना पैर है? 4 पैर है। यानी अगर सबके पास 2 2 पैर होता, यानी चूहा और कबूतर दोनों के पास अगर 2 2 पैर होता तो 280 सिर है। ठीक है, 280 से सबके पास 2 2 पैर होता तो टोटल पैर की संख्या कितना हो जाता? 280 मल्टीप्लाई 2, यानी 560। यानी पैर की संख्या 560 हो जाता। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि गिने गए पैर 820 है। यानी जब पैर गिना तो 560 नहीं था, वो कितना था? 820 था। यानी 820 पैर था, जबकि हमने सबको 2 2 माना तो 560 आ गया। यानी कितना पैर एक्स्ट्रा आ गया? हमने देखा कि पैर की एक्स्ट्रा संख्या 260 आ रहा है, 260 एक्स्ट्रा पैर आ रहा है। जबकि एक चूहे के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है। एक चूहे के पास कितना पैर है? एक चूहे के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, 2 पैर। ठीक। तब 260 पैर के लिए कितना चूहा चाहिए? आप क्या कीजिए, 260 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, 13 मरते 130। यानी यहाँ 130 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 260 पैर। और चूहे की संख्या कितना आ जाएगा? 130। चूहे की संख्या कितना आ जाएगा? 130। यानी 130 चूहे के पास 260 पैर हो गया। यानी चूहे की संख्या हमने कितना निकाल लिया? 130। और अब पूछ क्या रहा है, तो कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, चूहा 130 है तो कबूतर की संख्या कितना होगा? 280 माइनस 130, 280 माइनस 130।
280 में से 130 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 150, यानी करेक्ट कबूतर की संख्या कितना आ गया 150। ये कंसेप्ट को यूज करके आसानी से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको किसी तरह के डाउट होने पे आप अपने चैनल की मेन बॉक्स को खोलने के बाद आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिलेंगे, उस आईडी पे आप कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन में डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।